Hello everyone, welcome back to my channel. I am Riya and in this video we are going to read the NCERT class 6 Hindi chapter number 2 बचपन. So let's read the story. मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी. जो लेखिका है वो बोल रही हैं कि अब वो हमें अपने बचपन के बारे में बताएंगी. मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी. जो लेखिका है वो बोल रही हैं कि मैं तुमसे उम्र में इतनी बड़ी हूँ कि मैं तुम्हारी दादी या नानी भी हो सकती हूँ. बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी, बड़ी बुआ भी और बड़ी मौसी भी. परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं. जो परिवार के सारे सदस्य हैं वो उन्हें जीजी बोलते हैं. हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ. शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी. वो ऐसा बोल रही है कि जैसे वो पिछली शताब्दी यानी कि 19th सेंचुरी आती है, जो अलग अलग वो शताब्दी होती है हिंदी में. मेरी पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं, यानी कि जो उनका पहनावा है उसमें भी बहुत बदलाव आया है. पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, यानी कि पहले जब वो छोटी थी या थोड़ा मिड एज की थी तब वो रंग बिरंगे टाइप के कपड़े पहनती थी. नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, ये सब कलर के वो कपड़े पहना करती थी. अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनूं, और अब उनका मन करता है कि वो सफेद कलर के कपड़े पहने. गहरे नहीं, हल्के रंग, यानी कि बहुत ज्यादा डार्क कलर नहीं, बहुत हल्के. मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं. जब वो छोटी थी तब उन्होंने बहुत अलग अलग टाइप के क्लोथ्स पहने, जैसे फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, उसके बाद स्कर्ट, फिर लहंगे, फिर गरारे, उसके बाद चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहने. बचपन में कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है, यानी कि बचपन में जब वो फ्रॉक पहनती थी वो सब उन्हें अभी तक याद है. हल्की नीली और पीली धार वाली फ्रॉक, यानी कि हल्की नीली, यानी कि ज्यादा डार्क कलर का ब्लू नहीं, थोड़ा हल्का ब्लू, और उसमें पीली धार वाली जो है लाइंस टाइप की थी फ्रॉक में. उनकी गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, उनकी बाजू गोल थे उसके. एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, उनकी बारीक उसमें चुन्नट टाइप के थे, वैसा टाइप का फ्रॉक था. नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल, नीचे से गुलाबी रंग की फ्रिल थी उसमें. उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था. कि उस टाइम पे फ्रॉक की जो ऊपर वाली जेब होती थी उसमें रुमाल रखा जाता था और रंग बिरंगे जो रबर होते थे उन्हें बालों में लगाया जाता था और इतराते हुए. लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक, जिसके नीचे फर टकी थी, यानी कि लेमन कलर का, यानी कि जैसा नींबू होता है उस टाइप की कलर का. उस टाइम पे प्लेटों वाली जो थी फ्रॉक चलती थी, उसके नीचे से टकी टाइप का पहनते थे, फर टकी, मतलब फर रहते थे उसमें टके हुए. दो ट्यूनिक भी याद हैं उन्हें. एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी. ये एक तो चॉकलेट रंग का था अंदर से, मतलब एक तो चॉकलेट रंग का था और अंदर से उसकी कोटिंग थी प्याजी टाइप की. दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी, यानी कि बाहर से ग्रे कलर का था, उसके अंदर का जो हिस्सा था वो किस कलर का था, व्हाइट कलर का था. मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है, यानी कि स्टॉकिंग स्कर्ट में पहनते हैं मोजे, में ये सब याद है. बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे. जो लेखियां वो बोली कि बचपन में वो खुद अपने मोजे धोती थी और नौकर या नौकरानियों को नहीं दिए जाते थे. नौकर नौकरानियां तो थी लेकिन वो अपने जो सॉक्स हैं वो खुद ही उन्हें धोते थे. इसकी सख्त मनाही थी और कोई नौकर नौकरानियों को नहीं दे सकता था अपने मोजे धोने के लिए. हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते कि जैसी सुबह होती उसके बाद सबसे पहले वो अपने मोजे धोने के बाद वो अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे. जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिशिंग में चमक उभरती लगती. सरवर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना
अच्छा लगता है। जो लड़के हैं वो बोल रहे हैं कि आज भी उन्हें अपने जूतों को पॉलिश करना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। बोल रही हैं कि अब तो अलग अलग टाइप के, पहले तो थोड़ा वैसे ही टाइप के शूज रहते थे, यानी कि ज्यादा थोड़ा मॉडर्न टाइप के नहीं थे, थोड़ा सिंपल टाइप के थे शूज। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह हैं। जो पहले के शूज थे वो उतने आरामदायक नहीं है, लेकिन आजकल जो थोड़ा मॉडर्न टाइप के और जो दूसरे टाइप के शूज चले वो बहुत ज्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता, जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जब लंबी यानी कि वॉक के लिए जाते थे तो रुई रखते थे अपने साथ। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर, जब जूते में थोड़ा सा जूता जब लगता था पैरों में तो मोजे के अंदर से रुई को डाल लेते थे। हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। जो लिखे हैं वो बोल रही हैं कि जो हमारा बचपन है और जो उनका बचपन है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। शनिचर यानी कि सैटरडे, शनिवार को उन्हें क्या पीना पड़ता था? ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती, यानी कि जैसी शनिचर की सैटरडे की सुबह शुरू होती तभी से उसकी गंध नाक में आने लगती थी। जो ये दोनों ऑयल हैं इसकी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। छोटे छोटे शीशे यानी कि जो कांच के गिलास होते हैं उसमें निशान लगे हुए होते हैं। जैसे ग्लास होते हैं इसमें लिखा होता है 5 ml, 10 ml, 20 ml ऐसे टाइप का। वैसे गिलासों में वो जो थी जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे, उन्हें देखते ही मन बहुत अजीब सा हो जाता था उनका। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। यानी कि वो बोल रही है कि अगर हम नहीं भी पीते तो भी हमारी जो सेहत है वो ठीक ही रहती। मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। वो बताएंगी कि उनके बचपन में क्या क्या अलग अलग, यानी कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं उनके और हमारे बचपन में, वो बता रही हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। उस टाइम पे टेलीविजन और रेडियो की जगह ग्रामोफोन होते थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसा पेटीज बदल गए हैं। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में, यानी कि जो हमारे बचपन से जो कुल्फी थी वो अब आइसक्रीम बन चुकी है और कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गए हैं। यानी कि जो कचौड़ी और समोसे हैं वो पेटीज में बदल गए हैं और जो शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोका पेप्सी में बदल गए हैं। यानी कि ये उस टाइम की कुछ ड्रिंक्स होती होंगी, जैसे आजकल कोका पेप्सी वगैरह है उस टाइम पे ये सब होते थे। उन दिनों कोक नहीं लेमंड विमटो मिलती थी। यानी कि उस टाइम पे कोक की जगह ये 3-4 चीजें मिलती थी, लेमंड और विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेगर्स और डेविको रेस्तारा की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। यानी कि जो बच्चे थे जो शिमला और नई दिल्ली में जो बड़े हुए थे, उन्हें वेगर्स, डेविको, रेस्तारा की जो चॉकलेट्स थी, पेस्ट्री थी, उनमें बहुत मजा आता था। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। यानी कि जो लेखिका बोल रही थी जो उनके भाई बहन थे उनकी, और वो भी उनकी ड्यूटी लगती थी कि वो शिमला के जो मॉल से थे वहां से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते।
नहीं कि मॉल उनके यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था, थोड़ी चढ़ाई थी, उसके बाद वो गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर, वहां से थोड़ा चलने के बाद वो सीधे मॉल पहुंच जाते थे। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी, यानी कि जो काउंटर होता है वहीं पर ही, यहाँ पर आप मिठाइयों की दुकान पर भी जाएंगे तो शीशे टाइप के लगे होते हैं, उसके अंदर से वो मिठाई रखे रहते हैं, उसी तरीके से वहीं से खुशबू आती है जो बहुत मन भावनी होती है। जो लेखिका है वो वैसा बोल रही हैं। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, यानी कि हफ्ते में एक दिन वो चॉकलेट खरीद सकते थे और पूरे हफ्ते में और कभी नहीं खरीद सकते, सिर्फ एक दिन हफ्ते के। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। लेखिका वो बोल रही है कि मेरे पास सबसे ज्यादा चॉकलेट और टॉफी रहती थी। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले खाती। क्यों बोलती थी, मैं कहीं पर रास्ते में खड़े होकर नहीं खाती थी चॉकलेट को, घर में आकर साइड में रख देती थी, उसके बाद रात के खाने के बाद उसके बाद बिस्तर में लेट जाती और उसके बाद मजा ले लेके खाती थी मैं। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, इनकी शिमला में काफल होते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा याद आते हैं। खट्टे मीठे होते थे वो बहुत ज्यादा, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, कुछ लाल होते थे पूरी तरीके से, कुछ गुलाबी रंग के, कुछ रस भरे। कसमल सोचकर ही मुंह में पानी भर आया, वो बोल रही है ऐसा। चेस्टनट एक और गजब की चीज, चेस्टनट होता उस टाइम पे वो भी बहुत गजब की चीज थी। आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में, कि आग में उसे भूनते थे, उसके बाद उसका छिलका निकाल कर खाते थे। चने जोर गरम और अनारदाने का चून, इनकी चने और अनारदाने का जो चून होता था वो भी। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तप थी कि जो चने थे उसकी पुड़िया टाइप की बनाते थे उस टाइम पे, उसके बाद उसे खाते थे, वह अब भी नजर आती है, यानी कि आजकल भी वो पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। कि पुड़िया टाइप की होती है, उसमें उसे डाला जाता है, उसके बाद उसे लोगों को दिया जाता है। नीचे से तिरछी लपेटे हुई, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो किस तरीके की होती है। कुछ इस तरीके की होती है, वो नीचे से थोड़ा इस तरीके की और ऊपर से थोड़ा उसमें गोल टाइप का इस तरीके का होता है, ताकि जो आपका हाथ है वो हाथ से अगर आप ऐसे हाथ का जो कटोरी टाइप की उसमें बनाए तो वो अच्छे से जा सके चने उसमें, तो इसीलिए ऊपर से थोड़ा चौड़ा टाइप का होता था और नीचे से पतला सा होता था। लपेटे हुए ऊपर से चौड़ी की चनी आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। कि जो गिरजा मैदान है उसमें जब तक पूरा घूमते वो तब तक वो पुड़िया चलती रहती थी। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। एक एक चने की पापड़ी उठा के फिर मुंह में डालना और कदम बढ़ते रहते थे, एक बहुत ही अलग सी रफ्तार थी उसमें। छुटपन में हमें शिमला रिज पर बहुत मजे किए थे, यानी कि छुटपन शिमला में हमने वहां पर बहुत मजे किए थे। घोड़े की सवारी की, शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता कि शिमला का जो बच्चा है उसे ये मौका मिल ही जाता है। हम जाने क्यों घोड़े को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी यानी कि जो लेखिका उनके जो ननिहाल के जो घोड़े हैं वो बहुत हष्ट पुष्ट थे, यानी कि थोड़ा बहुत मोटे तगड़े टाइप के थे, बहुत खूबसूरत भी थे, उनकी बात कुछ अलग ही है। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ये रंग बिरंगे बैलून्स और जाखू के पहाड़, ऊंचा जो चर्च है, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु
यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं, क्योंकि उनके संगीत से जो प्रभु यीशु हैं वो कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ियों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। जैसे सूर्यास्त होता है तो थोड़ा कलर चेंज हो जाता है, जो हमारा स्काई होता है उसका, और जैसे ही अंधेरा होने लगता है तो बत्तियां टिमटिमाने लगती है। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक की भी क्या कहने। कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती, यानी कि जो कैंडल पॉइंट है उसके सामने एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। शिमला और कालका जो ट्रेन है उसका मॉडल बना हुआ था। इसके पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टिन की छत वाली स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। यानी कि जो पटरियां हैं उस पर छोटे छोटे जो ट्रेन के डिब्बे हैं वो जा रहे हैं, और लाल टिन की जो छत वाला स्टेशन है उसकी बात हो रही है, और सिग्नल देता हुआ बड़ा सा खंबा और बनी हुई सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते, यानी कि जो पिछली सदी थी उसमें रफ्तार वाली गाड़ियां होती थी, कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। कि दिल्ली में जब भी इन हवाई जहाजों की आवाज आती तो बच्चे अपने घरों से बाहर निकलकर दौड़ने चल जाते थे उन्हें देखने के लिए। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यानी कि ऐसा दिखता है जैसे जो भारी सा बड़ा सा पक्षी है वो उड़ रहा है अपने पंखों को लेकर, पंख फैलाकर, सॉरी। यह देखो और वह गायब, नहीं कि एक बार देखो उसके बाद वो एकदम से गायब हो जाता था। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती, यानी कि उसकी स्पीड बहुत तेज होती थी। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। जो अभी मॉडल वाली दुकान की जो लेखिका ने बात की थी जहाँ पर ट्रेन का वो था, उसके सामने पे एक दुकान थी आंखों का, जहाँ पर लेखिका का सबसे पहला चश्मा बना था आंखों का। वहाँ पर जो डॉक्टर थे वो अंग्रेज थे, यानी कि इंडियन नहीं थे, अंग्रेज थे। अब जो लेखिका है उनका तो हमें पता नहीं है, जहाँ पे वो रहती थी। अब इंडिया की तो बात हो रही है यहाँ पर, तो इंडिया के नहीं थे, वो दूसरी कंट्री के थे, यानी कि अंग्रेज थे कोई। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा, यानी कि जब स्टार्टिंग में जब चश्मा लगाना उन्हें शुरू किया तो बहुत ज्यादा अजीब सा लगता। छोटे भाई बहन उनके चेहरे की ओर देखते और उनके कहते कि आंखों में कुछ तकलीफ है, और देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है। इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो, कुछ बोलते थे तुम दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगे तो ऐनक उतर जाएगी। जो लेखिका थी वो उनको बोलती थी, अपने डॉक्टर थे उन्हीं का बोल देती थी कि कुछ दिन पहनोगे उसके बाद उतर जाएगी तुम्हारी ऐनक, यानी कि चश्मा उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो इसके अलावा और क्या होगा। डॉक्टर साहब ने वैसे तो पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा उतरा नहीं। धीरे धीरे करके नंबर तो कम होते गए, लेकिन जो लिखे हैं वो बोले कि इसकी जिम्मेदार मैं ही हूँ। दिन की रोशनी में तो मैं काम करती नहीं थी, रात को टेबल लैंप लगाकर काम करती थी, तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। जब लेखिका ने पहली बार चश्मा लगाया तो उनके चचेरे भाई ने उन्हें छेड़ा कि देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नहीं लड़की
को मालूम सूरत बनी लंगूर की, ऐसा उनके चचेरे भाई ने कहकर चिढ़ा रहे थे। मैंने खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है। उन्होंने ऐसा कहा कि तुम मुझ पर ये क्यों दोहरा रहे हो, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। यानी कि वो चाय पीने के बाद उनके चचेरे भाई थे वो तो जब चाय पीकर चले गए तो मैं वो चले गए तो उन्होंने उसके बाद अपने कमरे में गई, आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने चश्मा उतारा, फिर पहना, फिर उतारा, फिर पहना। सूरत बनी लंगूर की, नहीं हाँ। वो ऐसा बोल रही थी कि सूरत बनी लंगूर की, नहीं हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। उनके छोटे भाई थे, उसका टोपा उठाकर उन्होंने अपने सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छी भी और मजाकिया भी। अच्छी भी लगी और थोड़ा जोक टाइप, मतलब थोड़ा मजाकिया टाइप का भी लगा। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। कि उस टाइम थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन अब चश्मा घुल मिल गया है चेहरे के साथ। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है, नहीं कि जब कभी उतार देती हूँ मैं चश्मा तो थोड़ा खाली खाली लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम और चश्मा और लंगूर की सूरत। यानी कि अब याद आ रहा है वो टोपी, काली फ्रेम और चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। यानी कि वो शिमला में अब टोपी लगाना पसंद करती हैं। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। इनकी अलग अलग टाइप्स के कलर्स की उन्होंने जमा कर रखी है। कहाँ दुपट्टे का ओढ़ना और कहाँ सहल सूबते वाली हिमाचली टोपी। यानी कि कहाँ वो दुपट्टों को ओढ़ना, उससे अच्छा तो हिमाचली टोपियां ही हैं। और ये स्टोरी जो राइटर हैं जिन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया वो हैं कृष्ण सोबती। सो आई होप गाइस कि आपको जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं आप सभी से मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एवरीवन।